जी मेघना, साथ ही हमने देखा कि G20 में जिस तरीके से आर्थिक कॉरिडोर निकल कर आया है, उसमें सऊदी अरब का भी एक बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण रोल रहेगा। क्या उस कॉरिडोर को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है आगे? देखिए, ये तो कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए भी अहम है कि जिस तरीके का हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। जी मेघना से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। और कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सऊदी क्राउन प्रिंस का सेरेमोनियल वेलकम किया था। जी जी, और ये तस्वीरों के ज़रिए आप देख रहे हैं कि द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। और आपको बता दें कि सऊदी क्राउन प्रिंस की ये दूसरी विज़िट है भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2019 में सऊदी अरब गए थे। बहुत ही अहम द्विपक्षीय वार्ता। और मेघना हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। मेघना, जिस तरीके से हैदराबाद हाउस में अब ये वार्ता चल रही है, हमने ये भी देखा मेघना कि हाल ही में दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास भी किए हैं। तो अगर डिफेंस के क्षेत्र में बात की जाए, रक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, तो क्या वहां पर भी रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, केवल हम डिफेंस के क्षेत्र तक इसको जिस तरीके का एडवांसमेंट भारत ने किया है सऊदी अरब के साथ, अगर हम केवल बायलैटरल रिलेशंस को ढंग से देखें या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को ही देखें, तो उसमें दो सब कमिटीज हैं। पहला सब कमिटी है पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन पर। दूसरा सब कमिटी है जो इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट्स को देखता है। और उसी कमिटीज के अंदर देखें तो 4 लेवल के एंगेजमेंट हैं। पहला एंगेजमेंट है समिट लेवल का, दूसरा एंगेजमेंट मिनिस्ट्रियल लेवल का, और उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग और जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स का एक एंगेजमेंट लेवल है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल, कंसुलर आता है, लीगल और सिक्योरिटी एक अहम एस्पेक्ट है। उसके साथ ही सोशल और कल्चरल है। और जो आप बात कर रही हैं कि जॉइंट कमिटी एक डिफेंस कोऑपरेशन पर भी है उसके अंतर्गत। और अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कमिटी में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं उसमें एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की बात है। एनर्जी एक अहम पहलू है आज की बातचीत का, जो बहुत ही अहम हो सकता है। एनर्जी का जो क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जी। उसके अलावा जब हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, इसलिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और भारत का 18% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो सऊदी से सोर्स होता है। और अगर हम देखते हैं तो बायलैटरल ट्रेड जो तकरीबन 29-30 बिलियन US डॉलर के पास था, वो अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसको एक बहुत ही रिकॉर्ड जंप मिला है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। अगर हम देखें तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि 750 के आसपास भारतीय कंपनियां जॉइंट वेंचर के हिसाब से रजिस्टर्ड हैं सऊदी में। और ये कई मेजर कंपनीज हैं, जैसे L&T की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, और ऐसे कई ऐसी कंपनीज हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, फाइनेंशियल क्षेत्र में है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। लेकिन अगर हम देखते हैं सऊदी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं भारत में, उसमें कई ऐसे कंपनीज हैं जो कि अगर हम देखें तो कई स्टार्टअप्स को ये फंड कर रही हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि अगर हम बात करें तो विंड पावर प्रोजेक्ट्स को फंड के क्षेत्र में है। अगर हम देखें तो रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में है, तो और ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस के क्षेत्र में भी कुछ स्टेक है। ये एक अहम एस्पेक्ट है क्योंकि ट्रेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करते हैं कि बातचीत के दौरान किन चीजों पर एक अहम बातचीत होगी, तो ये एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण
और ऐतिहासिक समझौता है जो संपन्न हुआ है। आने वाले समय में ये कॉरिडोर भारत, हम वेस्ट एशिया की, पश्चिम एशिया की बात कर रहे हैं, यूरोप के बीच की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इफेक्टिव माध्यम बनेगा। और वर्ल्ड के हिसाब से, अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए बेहद ही अहम होने वाला है। बिल्कुल मेघना, आपने ट्रेड की बात करी, आपने डिफेंस की बात करी, साथ ही साथ आपने बात करी सोशल कल्चरल रिलेशन की। तो अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि सऊदी अरब हर साल करीब 1,75,000 यात्री जो हैं वो उनकी हज की सुविधा कराता है, और जो 2019 में राजकीय दौरे के दौरान एक समझौता हुआ था जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया था। इसमें भारत का हज कोटा भी बढ़ाया गया था। तो क्या इस पर भी कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में गए थे, उस विजिट के दौरान अनाउंस किया गया था कि जो सऊदी अरब है वो तकरीबन 100 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करेगा। उसके साथ ही MOU एग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे। सऊदी अरब ने सोलर अलायंस भी ज्वाइन किया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे लॉन्च किया था। उसके साथ ही अगर हम देखें तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी MOUs साइन हुए थे, हाउसिंग के क्षेत्र में हुए थे और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हुए थे। अब जिस तरीके से हम कल्चरल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि कल्चरल रिलेशंस बहुत ही अहम रहे हैं। अगर 2018 में भी एक फेस्टिवल ऑफ हेरिटेज और कल्चर होता है, वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भारत ने पार्टिसिपेट किया था। उसके साथ अगर हम देखें तो योग को भी काफी पॉपुलैरिटी मिली है सऊदी अरब में, और उसे एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है सऊदी में। और उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो कई आजादी का अमृत महोत्सव के कई कार्यक्रम सऊदी में हुए थे। और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसे गल्फ रीजन में कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स योग के, अगर हम बात करते हैं, MOU योगा कोऑपरेशन पे हुआ था 2021 के आसपास, जहां पर फॉर्मल योगा स्टैंडर्ड्स को सऊदी में कोर्स में उसको एक जगह दी गई थी। तो कि गल्फ रीजन में, जो कि ऐसा पहली बार देखा गया कि योग को इस तरह की प्राथमिकता दी गई, इस तरीके का इंक्लूजन हुआ एक कोर्स में। तो ये एक बहुत ही अहम चीज है। कल्चरल एस्पेक्ट से जिस किस्म का कोऑपरेशन रहा है वो बेशक बेहतरीन रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक अहम एस्पेक्ट इसलिए भी है क्योंकि हमारे तकरीबन 1,75,000 हजियों को है जो सऊदी वो फैसिलिटेट करता है हज पिलग्रिमेज के लिए हर साल। तो ये भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। इस पर भी कुछ बातचीत अगर होगी तो वो बाहर निकल कर आएगी। जो बायलैटरल बातचीत है, चूंकि हम जानते हैं बायलैटरल बातचीत जारी है, तो उसके बाद पता चलेगा कि किन किन विषयों को किस किस्म की प्राथमिकता दी गई है और ओवरऑल जो पूरा जो हमारा कोऑपरेशन है बायलैटरली, उसको किस तरीके से रिव्यू किया गया है। जी मेघना, साथ ही आपने पहले शुरुआत में कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आज कुछ हस्ताक्षर हो सकते हैं, कोई डील साइन हो सकती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा से ही ग्रीन एनर्जी को लेकर प्रखर रूप से उस तरीके से बोलता रहा है। अगर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो दोनों देशों में किस तरीके का MOU आज साइन हो सकता है? देखिए, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि MOU साइन होगा एनर्जी कोऑपरेशन में भारत और सऊदी अरब के बीच में। अब वो उसकी डिटेल्स हालांकि अब हमारे पास अभी तक नहीं आई हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब MOU साइन उसके बाद ही हमें पूरी डिटेल्स पता चल पाएंगी कि ये जो एनर्जी के क्षेत्र में कोऑपरेशन हुआ है वो स्पेसिफिकली किन चीजों के लिए हुआ है, और ये इस कोऑपरेशन से या इस MOU से किस चीज को फैसिलिटेट किया जाएगा या क्या चीज को गति मिलेगी। उसके बारे में जब MOU एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, जब ऑफिशियल डिटेल्स इसके बारे में बाहर आएंगी। साथ ही मेघना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सऊदी अरब आज पश्चिमी देशों के साथ एक अच्छे संबंध रखता है, और इसके अलावा सऊदी अरब ने अपने देश में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी अब पहल की है। तो हम ये नहीं देखते थे पहले इस तरीके के रवैये महिलाओं के समान अधिकार के लिए। तो सऊदी अरब की इस पहल के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर हम देखें तो भारत के पहलू से अगर हम इस बात को देखते हैं तो भारत ने हमेशा ही G20 में भी अगर आप देख लें तो विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट और इन सभी चीजों को काफी ज्यादा प्राथमिकता दी है। तो हम अगर हमारे विजन की बात करें तो भारत ने हर जगह विमेन एम्पावरमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन के साथ कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन हो,